वेलकम बैक टू ब्राइट माइंड गुरुकुल। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आज हम फिर मिल रहे हैं क्लास 11th के बच्चों के साथ अकाउंट्स की क्लास में। तो हमने पढ़ा था अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास, हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स पढ़ा था। आज हम इसी क्लास को, इसी चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जानना चाहोगे कि ये जो शुरू के कुछ चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल थ्योरी है, उसमें भी आपके जैसे हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें भी कम से कम 3 to 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और अकाउंटिंग टर्म्स जो इसी चैप्टर में है, इसी चैप्टर का हिस्सा है, उसमें भी 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ साथ पढ़ते जाओगे तो वो बोर भी नहीं होगे, अच्छा भी लगेगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलो थोड़ा सा रिव्यू कर ले, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन लेमन टर्म्स इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को समझने के लिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा था? Why accounting? Accounting हमने पढ़ा था कि even a person who is in employment, who is doing a job, it is necessary for him also to know everything about accounts. और बिजनेसमैन को तो चाहिए ही, या कोई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीए हो गए, उनको भी जरूरी होता है। हर तरह के, आप एक स्कूल के टीचर को भी देखिए, जो सैलरी उसको मिलती है, उसे ये तय करना होता है कि वो कितना अपनी सैलरी को कितने अच्छे से सेव भी कर सके और स्पेंड भी कर सके। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसके द्वारा हमने इसको पढ़ा था। इसको थोड़ा सा एक और बार हम पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने अपना होमवर्क किया है कि नहीं? आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं? इस डेफिनेशन को आपने खुद से समझा है कि नहीं, और खुद से इसको लर्न किया है कि नहीं? ठीक है, तो समझोगे तो लर्न करने में बहुत आसान होगा। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ठीक है, इसे आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया था, और इसमें डिस्कस करने के लिए हमने एक एब्रिविएशन का सहारा लिया था, दैट इज IMRCSAC। इसे भी आप लोगों ने जरूर से पढ़ा होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। I is identifying, measuring in terms of money, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpretation, और communicating to the users। ये भी हो गया था हमारा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो IMRC है वो है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, जो जर्नल और लेजर में होता है, और SAC होता है समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये हमारा प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको भी हमने 2 बार पढ़ा था। यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, हमने काफी डिटेल में पढ़ा था। फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। सो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स भी साथ ही साथ, बच्चों हम साथ साथ अकाउंटिंग टर्म्स को भी टेकअप कर लेंगे, ताकि एक पूरा क्लास आपका अकाउंटिंग टर्म्स में होगा तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए हम साथ के साथ अकाउंटिंग टर्म्स को भी टेकअप करते हैं। ठीक है,
हमने पढ़ा था क्या? ट्रांजैक्शन, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी which involves exchange of money between two parties, at least one or more parties, or which affects the financial position. उसके बाद हमने पढ़ा था कैपिटल, कैपिटल जो ओनर लेके आता है बिजनेस में, ठीक है। इसके बाद हम आज शुरू करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आप देखोगे अपने चैप्टर में, जब आपने रीड किया होगा चैप्टर को, तो आप देखोगे बहुत बार आता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। कभी कभी ये होता है, कोई कहता है अकाउंट्स, कोई कहता है अकाउंटिंग, कोई कहता है अकाउंटेंसी। तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है, किसी को लगता है कि ये सेम चीज है। तो बहुत हल्का डिफरेंस है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आपको समझना होगा कि इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी, पहले बुक कीपिंग, जैसे नाम है बुक कीपिंग, इसका मतलब पहले रिकॉर्ड करना। सो बुक कीपिंग इन इजी वर्ड्स इज सिर्फ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग उससे और भी थोड़ा एडवांस काम है, जो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होता है। और बुक कीपिंग जब खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं इस चार्ट के बेसिस पे। जहां पे बुक कीपिंग होता है, दैट इज ओनली रिकॉर्डिंग फेज। यानी कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कैपिटल से स्टार्ट करते हो, तो उसके बाद फिर जैसे जैसे दिन हर दिन में जो जो खर्चा आ रहा है, हो रहा है, उसको आप एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करते जाते हो ना, तो उसको कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब बेसिस ऑफ बिल्स वगैरह, वाउचर आपके पास आता है, उससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, ओनली रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? इट्स समराइजिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। समराइजिंग मतलब आपने पढ़ा था, समराइजिंग हम करते हैं जब हमारा बुक कीपिंग हो जाता है। उसके बाद फिर हम, बुक कीपिंग होता है जर्नल में, उसके बाद फिर हम उसकी पोस्टिंग करते हैं लेजर में। फिर पोस्टिंग लेजर के बाद हमारा कहाँ जाता है? उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद फिर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद फिर हमारा बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। सो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ऑल दीज थिंग्स। दिस इज द प्राइमरी स्टेज एंड द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्राइमरी स्टेज, इनिशियल जो स्टेज होता है वो होता है आपकी रिकॉर्डिंग, और ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसको क्यों कहा जा रहा है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब आप जैसे रिकॉर्ड करोगे, उसी के हिसाब से आपका पूरा फर्दर अकाउंट्स बनेगा। आपने अगर रिकॉर्ड ही ठीक से नहीं किया, तो आपका ये बैलेंस शीट जो बनेगा वो गलत बनेगा, ठीक है। सो ये बहुत, ये दिस इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्राइमरी स्टेज एक है एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दूसरा चीज है। तो ये चीजों को ना आप नोट, मतलब हाईलाइट करते जाना, ताकि आप जब इसको एक्सप्लेन करोगे आपको दोनों चीज याद रहेगा। प्राइमरी स्टेज है और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज रूटीन, और ये क्या है? ये सेकेंडरी स्टेज है। ये जैसे बुक कीपिंग खत्म हो जाता है, which begins where book keeping process ends। जब आपकी बुक कीपिंग इनिशियल रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद आपका अकाउंटिंग शुरू होता है, ठीक है। इट इज रूटीन इन नेचर and does not require any special skill or knowledge। तो ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं होती है, जो ऐसे बंदे को जिसको बस रिकॉर्ड करना आता हो, थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट का अगर उसका आइडिया हो, तो वो अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन इसमें एनालिटिकल इन नेचर
एंड रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। उसको अकाउंट्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो उसको अच्छे से एनालाइज करके उसका प्रॉपर पोस्टिंग और उसके बाद पूरी बैलेंस शीट को बना सकेगा। ठीक है। इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुककीपर्स, इट इज डन बाय सीनियर स्टाफ कॉल्ड अकाउंटेंट्स। फिफ्थ क्या है? इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट। ये कोई कह सकता है क्यों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इट डज नॉट गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द बिजनेस यूनिट? बता सकते हो क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग होता है, इससे आपको पता नहीं चलता है कि बिजनेस में कितना आपने इनकम किया और कितना खर्चा किया। जब आप उसकी समरी बनाओगे पूरा चीज का कि मेरा टोटल सेल कितना हुआ है, मेरे टोटल खर्चे कितने हुए हैं, मैंने कितना परचेज किया है, कितना खर्चा किया है, और एट द एंड मेरा कितना बचा है, तभी आप उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बता सकोगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आती है। इट गिव्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट। ठीक है, देख लो इसको भी। रिकॉर्डिंग फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। प्राइमरी स्टेज, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रूटीन इन नेचर, junior staff called bookkeepers, and does not give picture of financial condition। ये 5 चीजें हैं। इसमें भी वही हो गया। समराइजिंग फेज, सेकेंडरी स्टेज, जब बुककीपिंग एंड होता है तब ये स्टार्ट होता है। एनालिटिकल इन नेचर और स्पेशल स्किल चाहिए, इसमें जैसे नो स्पेशल स्किल, इसमें स्पेशल स्किल चाहिए। डन बाय सीनियर स्टाफ कॉल्ड अकाउंटेंट्स, and this gives complete picture of the financial condition of the business। इसकी स्क्रीनशॉट आपको चाहिए तो ले लो। चार्ट फॉर्म में बच्चों, अगर चार्ट फॉर्म में आप पढ़ोगे तो जो थ्योरी का पार्ट है ना वो बहुत इजी हो जाता है, और इसी को अगर आप एक पूरा पैराग्राफ की तरह पढ़ोगे तो वो लर्न करने में भी दिक्कत होता है। इस तरह से आपको मालूम है कि ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है जिसमें आपको लिखना है। ठीक है, अब आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में आपके 7 पॉइंट है। व्हाई अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, फिर भी हम फिर से पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, पहला काम होता है टू एंटर इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक कीपिंग होता है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स पहले स्टार्ट होता है बुक कीपिंग से, दैट इज योर जर्नल बुक में आपकी एंट्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके हर स्टेज से गुजर के उसके बाद फिर आपका बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो बिजनेस अकाउंटिंग प्रॉपर करता है उसका रिकॉर्ड्स भी ठीक से मेंटेन होता है, और उसी के बेसिस पे आप फिर आगे चल के आप देखोगे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना क्यों जरूरी है। आप देखोगे बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने में, क्योंकि आपके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पहले तो पता चल जाता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपको फ्रॉड या कोई कुछ इसमें चालाकी कर रहा है ये सब पकड़ में आ जाता है। आगे चल के आपको इसी फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेसिस में बैंक से लोन मिल सकता है। उसके बाद और भी बहुत सारे, उसके बाद ये जो आपके इनकम आप डिराइव करते हो, जो इनकम आपका निकलता है उसी के बेसिस पे आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है।
आपको ये सारी कंप्लायंसेस करनी होती है। जो कंपनी ये सारी कंप्लायंसेस करके पूरा अपना रिकॉर्ड्स ठीक से रखता है, उसे कोई टेंशन नहीं होता है अपना बिजनेस आगे काम करने में। ठीक है, so maintaining accounting record is very important. Determining profit and loss, प्रॉफिट एंड लॉस तभी आप निकाल पाओगे जब आपका प्रॉपर्ली इनकम, प्रॉपर्ली एक्सपेंसेस, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन हैं। डिटरमिनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये भी पता चलेगा जब आपकी अकाउंटिंग ठीक से होगी। ठीक है ना। फिर फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट आपने पढ़ा था ना, 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। सो कॉस्ट डिपार्टमेंट जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है, वो आपके कॉस्ट, बजटिंग वगैरह ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको हेल्प करता है मैनेजमेंट को फॉर टेकिंग डिसीजन। बिजनेस के सारे डिसीजंस को लेने में आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं। उसी के बेसिस पे आप बिजनेस का कोई भी डिसीजन लोगे कि जो पॉलिसी आपकी चल रही है, जो पॉलिसी कंप्लायंस हो रहा है, वो वेदर इट इज प्रॉपर या उसमें सुधार की जरूरत है। हमको अपना प्राइस, हम और भी जैसे सपोज कोई बिजनेस है, कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अगर उसी प्राइस पे वो सेल कर रहा है और उसका मार्केट ठीक है, तो वो अपने प्राइस को कम नहीं करेगा। ये डिसीजन कौन लेगा? ये मैनेजमेंट बताती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ये सारी चीजें डिसीजंस लेने में, या किसी एम्प्लॉयज की जो सैलरी जा रही है तो सैलरी और बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, तरह तरह के मैनेजमेंट डिसीजंस हैं। तो ये सारा चीज मैनेजमेंट को हेल्प करता है अकाउंटिंग, फॉर बजटिंग आल्सो और फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब आगे हमको क्या हम फोरकास्ट करके हम आगे का प्राइस, जैसे आगे चल के हम प्राइस को और इंक्रीज करेंगे या उसी प्राइस को कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसके पहले वाले क्लास में समझा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को देने की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि यूजर्स तरह तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स में क्या आएगा? आप बैलेंस शीट पढ़ोगे तो बैलेंस शीट में हमारा जो बैलेंस शीट बनता है, टी फॉर्म में होता है बैलेंस शीट हमेशा। यहाँ पे हम लोग एसेट्स लिखते हैं, सारा कंपनी बिजनेस का सारा एसेट यहाँ पे होता है, और यहाँ पे होता है लायबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, एसेट मतलब मेरे पास जो है, एसेट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं जब हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एसेट्स जो बिजनेस के पास अपनी संपत्ति है, संपत्ति में बहुत सारी चीजें हो सकती है। एसेट्स में प्लांट मशीनरी हो सकता है, कैश हो सकता है, बैंक में पैसा हो सकता है, डेटर्स हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो एसेट है। तो इस एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। ठीक है, अकाउंटिंग अगर प्रॉपर्ली किया हुआ है तो हमें पता रहता है कि हमारे बिजनेस के पास कितना कैश लिक्विड है, कितना बैंक में पड़ा हुआ है, कितने एसेट्स है, एसेट्स को ठीक से मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपर डिप्रिसिएशन उसमें चार्ज किया जा रहा है कि नहीं। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ एसेट। ठीक है, तो अकाउंटिंग होगी तभी तो ये सारी चीजों का कंप्लायंस हो सकेगा। और 7 क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहेगा तो फ्रॉड का अकरेंस भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो फिर
ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोगों ने 7 पॉइंट में डिवाइड किया है। इसी में पूरा आपका ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, इसी को आप इलाबोरेट कर सकते हो। सो फर्स्ट इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। सेकंड है डिटरमिनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फोर्थ इज हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन। फिफ्थ है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। सिक्स्थ हो गया प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स एंड सेवेंथ इज टू प्रिवेंट फ्रॉड। ठीक है, देख लो बच्चों, आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स में ही बहुत सारे फायदे समझ लिए हैं, तो वो बहुत सारे पॉइंट्स सिमिलर है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें आपको वो लिखना होगा, और व्हाट आर द एडवांटेजेस, तो उसमें ये लिखना है। ठीक है, इसमें भी आपके 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट क्या है, it provides information that is useful to management for making economic decisions। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, जब अकाउंट्स प्रॉपर रहेगा तो उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा which is useful to management for making economic decision, राइट। तो इसे एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत नहीं है, इसके पहले भी पढ़ा। सेकंड क्या है, इट हेल्प्स द ओनर्स to compare one year's result with those of other years, to locate the factors which leads to changes। ठीक है, तो ओनर जो पैसा लगाता है वो हमेशा ये इवैल्यूएट करता है कि उसने जो पैसा लगाया है वो प्रॉपर्ली, उसका प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है उसको चेक लगाने की कि ये पैसा हमारा बेकार में खर्चा तो नहीं हो रहा है, इससे बिजनेस को फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये कंपेयर ये कैसे करेगा, एक तो ये भी है कि पिछले साल का उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग पूरी हुई है तो आपका पिछले साल का भी रिकॉर्ड्स रहता है, उसको देख के ओनर कंपेयर करता है कि पिछले साल ये वाला खर्चा कम था, इस साल बहुत ज्यादा है, क्यों। तो उस पे फिर वो डिसीजन होती है, उस पे एनालिसिस होती है। तो इस तरह से अगर पिछला रिकॉर्ड्स रहता है तो ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को भी और ओनर को भी कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले उसको देखा जाए। सो इट हेल्प्स ओनर टू कंपेयर वन ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स to locate the factors which lead to changes। जो बहुत ज्यादा खर्चा है, पिछले साल सैलरी में कुछ खर्चा था, हो सकता है पिछले साल 10,000 सैलरी दिया गया, इस बार हो सकता है 35,000 हो गया। तो ये एनालिसिस की बात है कि कितना जो खर्चा इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ओनर को हेल्प कर सकता है। Okay. Now, it provides information about financial position of the business by means of balance sheet. It shows the asset on one side and capital and liabilities on the other side. ठीक है, ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन। जैसे बैलेंस शीट बनता है तो कोई भी पर्सन, किसी कंपनी का बैलेंस शीट, जो स्पेशलाइज जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो एक बैलेंस शीट वो कैसे एनालाइज करते हैं, वो देख के उनको पता चल जाता है कि ये बिजनेस अच्छा चल रहा है या ये बिजनेस बहुत ज्यादा लायबिलिटीज इसकी है, ये प्रॉपर नहीं है, ये ग्रोथ वाला कंपनी है
या ये ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें एक बैलेंस शीट को देख के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए या स्पेशलाइज्ड कोई पर्सन जो हो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो क्योंकि ये बैलेंस शीट जो है, ये बैलेंस शीट ये होता है पिक्चर ऑफ द टोटल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का क्या स्टेटस है वो बैलेंस शीट से पता चल जाता है, ठीक। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली भी हम बाद में आगे धीरे धीरे आपको दिखाएंगे, रियल लाइफ बैलेंस शीट आपको दिखाएंगे, शो करेंगे, तब आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी आपको दिखाएंगे तो आप घबरा जाओगे, बहुत सारी चीजें समझ में भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो आप वेट करो, इसको पूरा अच्छे से किसी कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे और एनालिसिस फिर करेंगे। It helps in keeping systematic and complete record of the business transactions in the books of accounts, according to specified principles and rules which is accepted by the courts as evidence. ठीक है, ये क्या बता रहा है? It helps in keeping systematic and complete record. फर्स्ट क्या है? सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टमैटिक वे से रखा जाता है, ठीक। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। ये स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, अकाउंटेंसी जो होता है, अकाउंटिंग जो होता है, वो स्पेसिफिक रूल्स, रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसको फॉलो करके ही बनता है। इसीलिए आप देखोगे बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो हर कंपनी को फॉलो करना होता है। जो इन लोग अपना रिटर्न्स फाइल करते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं वो सबके सिमिलर टाइप के होते हैं, बस इसमें कुछ आइटम्स ज्यादा होते हैं, किसी के छोटे बिजनेस वाले के कम होते हैं, लेकिन सबकी बैलेंस शीट एक ही प्रोसेस से बनती है। तो वो क्या फॉलो करता है? प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। दिस इज एक्सेप्टेड बाय कोर्ट्स एज एविडेंस। क्योंकि सबकी सिमिलर टाइप की होती है तो ये मतलब ये एक्सेप्टेड होता है। अगर ये बैलेंस शीट बना है, उसका रिटर्न फाइल है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर डला हुआ है, तो दैट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, ठीक है। इवन कोर्ट में भी अगर कोई एविडेंस के तरह इसको अगर डालना हो तो ये भी कोर्ट में भी एक्सेप्टेड है बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स को फॉलो करके ही बनता है। फिफ्थ क्या है? इट हेल्प्स अ फर्म इन असेसमेंट ऑफ इट्स करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज सच एज इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी वगैरह सब कुछ, ठीक है। अगर अच्छे से आपकी रिकॉर्ड्स रखी हुई है तो एट द एंड ऑफ द ईयर ये पूरा प्रोसेस होता है। कंपनी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, वहां पे भी रिटर्न फाइल करना होता है। तो वो हेल्प करता है कि करेक्ट टैक्स लायबिलिटीज कंपनी अपना कैलकुलेट कर सके। एंड लास्ट है प्रॉपर्ली मेंटेन अकाउंट helps the business entity in determining its proper purchase price। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्यूचर में कभी कंपनी को सेल करने की जरूरत हो, ओनर ने डिसाइड किया कि अब ये बिजनेस मुझे नहीं चलाना है, मुझे कुछ और करना है, तो इसे मैं सेल कर देता हूँ। तो एक प्रॉपर परचेज प्राइस यानी कंपनी का वैल्यूएशन जो होता है उसको करने में आसान होता है अगर आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसको भी रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। It provides information useful to management, ठीक है। Information to management पहला हो गया। ओनर को वो हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए कि पिछले साल के रिजल्ट के साथ इस साल के रिजल्ट्स, ठीक है। थर्ड क्या है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसे बैलेंस शीट बनता है तो एसेट और लायबिलिटीज एंड कैपिटल को देख के कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सकता है।
कोड क्या है? सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। इसको फॉलो किया जाता है और ये एक्सेप्टेड है बाय द कोर्ट्स आल्सो एज एविडेंस जहां पे जरूरत पड़े। फिफ्थ क्या है? इट हेल्प्स द फर्म इन असेसमेंट ऑफ करेक्ट टैक्स लायबिलिटी। और सिक्स्थ है कि प्रॉपर इसका वैल्यूएशन और परचेज प्राइस निकल सकता है, ठीक है, अगर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कीपिंग होता है। इसे भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ओके, नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस। अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग के बारे में बहुत कुछ अच्छा सब कुछ डिस्कस कर लिया। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, यानी अकाउंटिंग करने से हमारे क्या क्या फायदे हैं, तो इसको हमने देख लिया, हमने समझ लिया। अब सब अच्छा तो नहीं हो सकता है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो चलो लिमिटेशंस को भी पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस में क्या हो गया? इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग को कहा जाता है कि इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। व्हाट इज हिस्टोरिकल? हिस्टोरिकल मतलब होता है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट वर्थ ऑफ बिजनेस। हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि इसमें जो रिकॉर्ड किया जाता है एसेट्स, अगर कोई भी फिक्स एसेट वगैरह, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, एसी, ये सारी चीजें जो आप खरीदते हो फॉर अ बिजनेस, ये सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड होती है परचेज प्राइस पे, ठीक है। एक बार आपने खरीदा और फिर बैलेंस शीट में उसकी एंट्री हो गई, वो ओरिजिनल प्राइस पे। अब हो सकता है आज के बैलेंस शीट में अगर कोई एसेट दिख रहा है तो वो हो सकता है 5 साल पहले खरीदा गया हो, तो वो 5 साल पहले का प्राइस ही बैलेंस शीट में हर साल आगे बढ़ता जाता है। वो आज के डेट का आज का करंट वैल्यू नहीं दिखाता है, ठीक है। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग उसी की होती है जब आपका ट्रांजैक्शन हुआ तो आपने उसको उसी प्राइस पे रिकॉर्ड कर दिया। और जैसे फिक्स एसेट्स होते हैं तो वो आपके उसी साल खत्म तो नहीं हो जाते, वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। तो वो लॉन्ग टर्म यूज जब तक यूज होगा तब तक उसका वो ओरिजिनल प्राइस पे ही रहता है, और सालों हर साल उस पे डेप्रिसिएशन, मतलब जो ड्यूरिंग द यूज वेयर एंड टेयर होता है, या उसको यूज करते करते कुछ खर्चे होते हैं, तो उसको डेप्रिसिएशन के रूप में उसको डिडक्ट करके वो वाला प्राइस ये दिखता है बैलेंस शीट में, ठीक है। So assets are recorded. The figures given in the financial statement ignore the effect of change in price level. ठीक है, ये करंट वर्थ ऑफ बिजनेस को नहीं दिखाता है। अगर उस एसेट्स का प्राइस आज के डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो वो नहीं दिखाता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में पुराना ही प्राइस दिखाया जाता है। So the figures given in the financial statement ignore the effect of changes in price level. Price level changes का इसमें कोई डिटेल्स नहीं होता है। It involves keeping the accurate record of all the past transactions made in the business. It cannot maintain anything about future transaction. इसका मतलब क्या हुआ? पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड नॉट फ्यूचर ट्रांजैक्शन। पास्ट ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन आपका हो गया है उसी का रिकॉर्ड आप कर सकते हो अकाउंट्स में। आपका जो होने वाला है उसका रिकॉर्ड नहीं होता है अकाउंट्स में।
जब हो गया है सारा खर्चा तब आप रिकॉर्ड करते हो। तो assets are recorded at their original cost, that is historical cost, less depreciation. So current market value is not shown. How much the business does not show, it can get now from selling those assets. अगर आज के डेट में उसको एसेट को सेल करना होगा तो करंट उसका जो प्राइस है वो उसे पता नहीं चल सकता है सिर्फ बैलेंस शीट में फिगर्स को देख के। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल इन नेचर। सेकंड क्या हो गया, इट कंटेन्स ओनली दोज इंफॉर्मेशन which can be expressed in terms of money। हमने पढ़ा था ना IMRC SAC, उसमें M में क्या था, measuring in terms of money। तो जिसका मॉनेटरी टर्म्स में हम लिख सकते हैं उसी का अकाउंटिंग होता है। जो मॉनेटरी टर्म्स में उसका वैल्यूएशन नहीं हो सकता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे किसी एम्प्लॉय में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उसमें एक एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा ऑनेस्ट है, बहुत वफादारी से काम करता है, गुड रिलेशन बना के रखा है, उसके मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और वो काम भी बहुत अच्छे से करता है, लेकिन उसको महीने के एंड में सैलरी मिलती है। उसका जो ये गुड नेचर है या ऑनेस्ट है इसका कोई वैल्यूएशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो it ignores the qualitative elements such as efficiency of management, quality of staff, customer satisfaction, etc. like good relation, management का reputation. Some staff may have achieved something through personal interaction। ठीक है, मार्केटिंग के बहुत सारे स्टाफ होते हैं, किसी का अप्रोच बहुत अच्छा होता है, वो मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, और कोई दूसरा स्टाफ है वो उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, तो ये चीजों को वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता है, तो ये चीज इग्नोर करता है अकाउंटिंग में, ये चीज इग्नोर होता है। ठीक है, आगे क्या है, इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। आपने कभी सुना है विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग वर्ड काफी यूज होता है अकाउंटिंग में, ये इसकी लिमिटेशन है, इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब आप लोग जैसे शॉप में जाते हो तो कोई भी सामान को बहुत अच्छे तरीके से बहुत लाइटिंग वाइटिंग से सजा के आपको दिखाया जाता है, वही चीज आप अगर घर में ले आओगे अपने नॉर्मल वे से देखोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना आपको शॉप में दिखता है। तो आपको वो चीज इस तरह से दिखाया जाता है ताकि आप इम्प्रेस हो, आप उसको चूज करें, आप उसको खरीदें। तो ये होता है विंडो ड्रेसिंग, मतलब उस तरह से शो करना जितना वो एक्चुअली है नहीं, लेकिन इस तरह से शो करे ताकि आप इम्प्रेस होकर उसको चूज कर सकें। ठीक है, तो अकाउंटिंग में भी ये विंडो ड्रेसिंग यूज होता है। कैसे? देखो, मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स, कुछ मैनिपुलेशन का भी स्कोप है टू प्रेजेंट अ मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फॉर्म देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। Sometimes at the end of the year the business may manipulate। अच्छा, कुछ मैनिपुलेशन मैनेजमेंट की तरफ से भी हो सकता है कि अपने अकाउंट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, कुछ खर्चे को इस तरह से बढ़ा के दिखाया जाए कि प्रॉफिट कम हो, या अगर उनको प्रॉफिट ज्यादा दिखाने का है तो वो इस तरह से बढ़ा चढ़ा के दिखाए कि खर्चे कम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन कुछ लेवल पे हो सकता है अकाउंट्स में। विंडो ड्रेसिंग करके आप अपनी चीजों को जो एक्चुअल है, एक्चुअल चीजों को आप छुपा सकते हो। ठीक है, कहीं कहीं पे मैनिपुलेशन इज पॉसिबल, जैसे एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस में मैनिपुलेट सम कैपिटल एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू। इसको क्यों किया जाता है ये आप समझोगे जब आप कैपिटल और रेवेन्यू का डिफरेंस पढ़ोगे। तो
जो रेवेन्यू के खर्चे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं और कैपिटल एक्सपेंसेस। जो रेवेन्यू के एक्सपेंसेस होते हैं वो डे टू डे जो वर्किंग पे खर्च होने वाले एक्सपेंसेस, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। और कैपिटल वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो बड़ी बड़ी चीजों को खरीदने में आप स्पेंड करते हो। यानी प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जो एक साल में आपका यूज नहीं होता है। आप प्लांट कुछ खरीदोगे, मोटर कार खरीदोगे बिजनेस के लिए, या आप कुछ फर्नीचर खरीद रहे हो, एसी खरीद रहे हो, तो इस तरह की चीजें आपको बहुत सालों तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन कुछ जैसे आपने सैलरी पे किया या आपने इलेक्ट्रिसिटी पे की, ये सारा डे टू डे खर्चा है। तो ये जो रेवेन्यू खर्चा है ये हम इनकम से माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस में इसको दिखाया जाता है और इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसको जब आप अपने इनकम में से माइनस करोगे, माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। यही प्रॉफिट दिखाया जाता है बिजनेस में और इसी के बेसिस पे आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा आपका टैक्स का लायबिलिटी आएगा। तो बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि मैनिपुलेशन, जहां पे विंडो ड्रेसिंग अगर कोई करना चाहे तो वो कैपिटल एक्सपेंसेस को भी रेवेन्यू की तरह दिखाता है। तो क्या हो जाता है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू में से, खर्चा में से, इनकम में से ये रिड्यूस होके प्रॉफिट को कम कर देता है। मतलब जितना एक्चुअल आपका एक्सपेंसेस है उससे आप बढ़ा के और ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, तो उसमें क्या होता है आपकी नेट प्रॉफिट कम हो जाती है। जब प्रॉफिट कम होगा तो आपका टैक्स भी कम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें विंडो ड्रेसिंग बहुत सारी जगह पे होती है। तो स्कोप है, ये इसका लिमिटेशन है। Okay. Now, it is not free from personal bias या personal judgment of the people dealing with it. ठीक है, ये भी एक लिमिटेशन आप कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग लाइफ ऑफ एसेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, तो मैनेजमेंट में भी तरह तरह के लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से कोई डिफरेंट डिसीजन ले सकता है, कोई डिफरेंट डिसीजन ले सकता है। इसीलिए हर बिजनेस का डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग होता है। तो कोई जैसे एसेट का लाइफ कैलकुलेट होता है, जो एसेट हम लोग खरीदते हैं बिजनेस में, जो एसेट खरीदा जाता है उसका एक लाइफ, यूजफुल लाइफ कैलकुलेट होता है। जब यूजफुल लाइफ कैलकुलेट हो जाता है तो उसी के बेसिस पे इसका डिप्रिसिएशन होता है। सपोज कोई एसेट आपने खरीदा हो 1 लाख का और उसका यूजफुल लाइफ कैलकुलेट होता है। सपोज ये जो एसेट है, ये कोई गाड़ी आपने खरीदी है और उसकी लाइफ 10 साल, ये कैलकुलेट किया गया है कि इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल में ये गाड़ी बेकार हो जाएगा। तो 10 साल के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, दैट इज 10,000। ये आपका हर साल का डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट में हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। ये डेप्रिसिएशन आपका खर्चा होता है हर साल का, और ये एसेट का वैल्यू जब बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा तो ये 1 लाख माइनस 10,000 यानी 90,000 वैल्यू दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूजफुल लाइफ होता है वो सबके कैलकुलेट, अंदाजन कैलकुलेट होता है।
तो ये सब कोई डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये एक लिमिटेशंस आप कह सकते हो। और लास्ट क्या है, इट इज बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन which may hamper the disclosure of realistic financial position of business। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आपको फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग हमेशा प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही पूरा कैलकुलेशन होता है, रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन कभी-कभी आपको रियल फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने में हैम्पर करता है। जैसे एसेट्स आर ऑलवेज शोन एट कॉस्ट, ये हमारा एक रूल है कि एसेट हैज टू बी शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट, या आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट हैज टू बी शोन एट मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। ये सारी चीजें आपकी मतलब कॉन्सेप्ट्स है, इसको आपको फॉलो करना ही है। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया जाता है एसेट एंड नॉट मार्केट वैल्यू, ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो आपने पढ़ा 5 लिमिटेशंस आपने पढ़ा है, इसको भी आप नोट कर लो या इसको की पॉइंट्स आप इसके नोट कर सकते हो। आपको ये सारी चीजें इस तरह से पढ़ना है कि आप इसको एक्सप्लेन कर सको। ये पॉइंट्स बस आपको लर्न करके रखना है, ये 5 पॉइंट्स हैं लिमिटेशंस के, 5 पॉइंट्स आपको लर्न करना है और उसको एक बार अच्छे से देखना है कि हम इसको एक्सप्लेन इलैबोरेट कर सकते हैं कि नहीं अपने वर्ड्स में। ठीक है, मेन मेन चीजों को रखना है आपको ध्यान में और इसको इलैबोरेट कर सकते हैं कि नहीं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमें लगता है ये वाला चैप्टर, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ठीक, सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने शुरू में हमने डेफिनेशन पढ़ा अकाउंटिंग का, हमने वो एक एब्रिविएशन पढ़ा जिससे हमें इस जो डेफिनेशन है उसको समझने में, उसको लर्न करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में या पूरी अकाउंटिंग को समझने में वो काफी हेल्प किया, है ना। IMRCSAC, आपने एक एक वर्ड को समझा और उसको जैसे ही एक्सप्लेन किया तो आपको वो पूरा डेफिनेशन समझ में आ गया और अकाउंटिंग के बारे में भी पूरा पता चल गया कि क्या है और क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ी, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा, ये ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग 7 पॉइंट्स में पढ़े। उसके बाद फिर हम लोगों ने एडवांटेजेस को टेक अप किया, एडवांटेजेस भी 6 पॉइंट्स में, ये और ऑब्जेक्टिव्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिमिटेशंस को टेक अप किया, लिमिटेशंस के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल भी करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन जरूरी है कि आप इस थ्योरी को अच्छे से नोट्स बना के आप इसको समझो और पढ़ो। ठीक है, एक और चीज है, आज हमारा अकाउंटिंग टर्म्स में हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू, receipts, रेवेन्यू एंड इनकम। रिसीट्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, रेवेन्यू इनकम। तो ये इनकम के 3 वैरायटी है। आप में से कोई भी इसको बता सकेगा कि क्या है इसमें डिफरेंस? इसको हम रिसीट्स की जगह रेवेन्यू हम कह सकते हैं, या इनकम की जगह हम रेवेन्यू कह सकते हैं, या इनकम की जगह रिसीट कह सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट में लिखना।
और इसको हम लोग पढ़ते भी हैं। चलो, रिसीट्स। रिसीट्स क्या होता है? एनी अमाउंट ऑफ मनी दैट इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस। जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है किसी भी तरह से, चाहे वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस का है, चाहे वो बड़े कुछ कैपिटल के तहत आ रहा है, चाहे वो लोन लिया जा रहा है, कुछ भी चीज से जो बिजनेस में पैसा आ रहा है वो होता है रिसीट्स। ठीक है? सो इट इज आइदर फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन में क्या हो सकता है कि आपने सेल किया, गुड सेल किया, या आपने अपनी सर्विस को सेल किया, उससे आपको जो पैसा आया, दैट इज डे टू डे ऑपरेशन। या फ्रॉम एनी अदर सोर्स, या बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, एक्यूमुलेट हो गया, उसको आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में आपको फिक्स डिपॉजिट से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, वो भी एक तरह का आपका रिसीट है। ठीक है? या इट कैन बी रेकरिंग लाइक सेल्स, या नॉन रेकरिंग लाइक लोन रिसीव। अब इसका क्या मतलब है, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? रेकरिंग मतलब जो बार बार हो रहा है। सेल हो रहा है, आज भी एक सेल हुआ, कल भी हो गया, 3 दिन के बाद फिर से सेल हो गया, नेक्स्ट मंथ में फिर से सेल हो गया, तो ये रेकरिंग हो गया। और नॉन रेकरिंग होता है जो कभी कभार आपसे होता है, इट्स नॉट जस्ट इसका ऑपोजिट, नॉन रेकरिंग। जैसे आपने लोन लिया, आपको बिजनेस को अगर जरूरत हुई तो उसे फंड की कमी है तो उसने बैंक से लोन लिया, तो वो भी पैसा आया। तो हर तरह का रिसीट, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे कैपिटल रिसीट हो। अब रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स आर अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज, यानी जो सेल ऑफ परचेज, सेल से हो रहा है, या सेल ऑफ गुड्स, या सेल ऑफ सर्विस, इससे जो बिजनेस में पैसा आ रहा है वो होता है रेवेन्यू रिसीट। दिस इज पार्ट ऑफ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, डे टू डे बिजनेस इनकम। ठीक है? डे टू डे बिजनेस इनकम। तो बिजनेस का काम क्या है? सेल करना। कोई भी प्रोडक्ट का अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, प्रोडक्ट सेल का, तो वो सेल करके जो पैसा आ रहा है वही उसका डे टू डे बिजनेस इनकम है। ठीक है? या अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर वाला बिजनेस है कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे जो उसको पैसा आ रहा है वही उसका डे टू डे इनकम है। तो ये रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू के ये होता है डे टू डे बिजनेस इनकम। इट डज नॉट इंक्लूड क्या? लोन या मनी ब्रॉट बाय ओनर। मनी जो ओनर लेके आता है वो क्या होता है? कैपिटल। है ना? लोगों ने पढ़ा था कि कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट इज ब्रॉट इन बाय द ओनर एंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब देखते हैं कैपिटल रिसीट क्या होता है। These are one time या non-regular receipt that are not related to main business activity। यानी मेन बिजनेस एक्टिविटी होता है सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विस, उससे जो पैसा आ रहा है वो पूरा रेवेन्यू हो गया। और उसके अलावा जहां से पैसा आ रहा है जो रेगुलर नहीं है, जैसे क्या हो गया? जैसे लोन हो गया, या ओनर ने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया, एडिशनल कैपिटल, ये कभी कभार होता है या वन टाइम होता है। इस तरह के इनकम को कैपिटल रिसीट कहते हैं। ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस, आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन रेज किया है, लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज रिसीट?
रिसीट यानी बिजनेस से किसी भी तरह का रिसीट जो डे टू डे हो या वन टाइम हो, ठीक है, उसमें रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट दोनों इन्वॉल्व है। अब इनकम क्या है, हमने पढ़ा था तीन चीजें। अब इसमें इनकम क्या है, इनकम आपका होता है जो आपका रेवेन्यू आपका जो पैसा माइनस द एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिसीट, जो आपका रेवेन्यू रिसीट है माइनस द एक्सपेंसेस इज इनकम। इसी के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग हमेशा दिखाते हैं जो रेवेन्यू रिसीट होता है और जो डे टू डे जो हमारी रिसीट होती है और डे टू डे जो खर्चे होते हैं, ये दोनों को माइनस करके जो हमारा बचता है वो इनकम होता है, और अगर नहीं बचता है तो वो हम लॉस कहते हैं। ठीक है, सो जैसे एक एग्जांपल है, फर्म सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000 फॉर 11000, 5000 का गुड्स इसने 11000 में सेल किया एंड अर्न 1000 एज इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक। तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ इसका 11000, जो इसने 5000 का बेचा है सामान, उसमें उसका हो गया 11000 प्लस इंटरेस्ट आ गया 1000। तो इसने कितना रिसीव किया, टोटल रिसीव, टोटल रेवेन्यू रिसीव इज 12000। अब जो गुड्स इसने सेल किया था वो था 5000 का, तो 12000 माइनस 5000, 7000 इज हिज इनकम। सिंपल सा चीज है, ठीक है, जितना रेवेन्यू उसको आया कोई गुड्स सेल करके, प्लस इधर और भी कुछ जो इंटरेस्ट वगैरह जो इसके रिलेटेड टू हिज बिजनेस इनकम है। सो 11000 प्लस 1000 हमारा 12000 का इनकम हो गया, उसमें से हमने 5000 माइनस कर दिया, तुम्हारा बचा क्या 7000। दिस इज हिज इनकम। तो हमने रिसीट्स पढ़ लिया, रेवेन्यू एंड इनकम। फिर हम एक चार्ट के बेसिस पे इसको इसका डिफरेंस अब समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। What it shows, रिसीट मतलब एनी मनी रिसीट, चाहे वो कैपिटल हो और रेवेन्यू दोनों, और इसकी रिकॉर्डिंग होती है कैश बुक में और बैलेंस शीट में। और एग्जांपल क्या क्या हो गया, जैसे सेल ऑफ गुड्स, गुड्स तो सेल किया तो जो पैसा आया, या लोन फ्रॉम बैंक, दोनों। ठीक है, इसमें सारा चीज आ जाता है। अब रेवेन्यू क्या है, मनी अर्न फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज, सिर्फ डे टू डे जो बिजनेस ऑपरेशंस होता है उसमें से आपको जो गुड सेल करके या सर्विस सेल करके आपके पास आया वो, इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, और इसको दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिर्फ यहाँ पे। और ये सेल ऑफ गुड्स या इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। और इनकम क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट, यानी इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, और इसको दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया पूरा। इसमें आप बता रहे हो कि कोई भी एसेट जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सकती है उसकी एंट्री होती है। यस, अब कोई भी एसेट हो जो हम बिजनेस के लिए खरीदते हैं और जिसका मॉनेटरी वैल्यू
हम लगा सकते हैं उसकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यही हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एसेट हम खरीदते हैं जिसका हम मॉनेटरी वैल्यू खरीदते हैं तो पैसा देते हैं उसके लिए, तो वही पैसा जो ओरिजिनल प्राइस होता है वही वाला प्राइस आपका बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, एंड अदर revenues are the amount of business earned amount of the business earned by selling its product or providing service to customers. Other items of revenue common to many business are commission, interest, dividend, royalties, rent received, etc. Revenue is also called income. Yes, ये मैंने आपको बताया तो है कि रेवेन्यू यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो आप सेल करते हो, ठीक है, जो आप सेल करते हो प्लस इंटरेस्ट रिसीव या कोई रेंट हो गया या आपको आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस के ही एसेट को इन्वेस्ट किया कहीं पे, तो उसमें से आपके पास जो डिविडेंड आया वो, ये सारा चीज आपका रेवेन्यू इनकम ही होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपके डाउट्स, अगर और भी डाउट्स है आप लिखो, मैं आपको सारे डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में भी टेक अप कर सकते हैं, या छोटे अगर डाउट्स होंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी उसका क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज हमारा क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, आज हम खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंट्स में कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक लेके आएंगे और कॉपी पेन अपना तैयार रखना। और ये वाला क्लास, ये जो भी मैंने पढ़ाया है थोड़ा ट्रिकी लगेगा, आप इसको अच्छे से समझना और एक और बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, ओके ओके, बाय।